हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्जाम में। इससे पहले हम लोग जनरल स्टडी का जो पोर्शन देख रहे हैं आर ओ के लिए, उसमें हमने इकोनॉमी में 50 क्वेश्चन आपके हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन और 50 सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का है 51 नंबर। प्रश्न है कि भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान पर कौन स्थित है? सही ऑप्शन है हमारा इसमें डी, उत्तर प्रदेश। व्याख्या है भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान जो है हमारा उत्तर प्रदेश का है। देन सेकेंड और थर्ड है मध्य प्रदेश और पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से श्री अन्न किस समूह से संबंधित है? आपको बताना है, जस्ट वेट। श्री अन्न, तो मोटे अनाज को आज की डेट में हम लोग श्री अन्न कहते हैं। तो मोटा अनाज इसमें से आप देखिए कौन से आपके उसमें ऑप्शन में दे रहा है। गेहूं, धान, मक्का ये नहीं है श्री अन्न में। गेहूं, कपास ये भी नहीं है। सांवा, कोदो और कुटकी ये हमारे श्री अन्न के तहत कृषि उत्पाद में आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं इस समय मोटे अनाज या मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो मिलेट को श्री अन्न से संबोधित किया गया है। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। श्री अन्न में कई प्रकार की फसलें जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीनी, चीना और सावा शामिल हैं। भारत को इसका वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वर्धक निधि की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना, इसके लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जो आती है फसलों पर, उसके लिए मूल्य पर सलाह प्रदान किया जाता है। सत्य कथन आपको बताना है कि कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह प्रदान किया जाता है। दूसरा है, वर्तमान में 22 फसलों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है। तो आपको इसमें से कौन सा सत्य है इन दोनों में से ये बताना है। कूट है हमारा ए ऑप्शन में केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना ही एक और ना ही आपका दो। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा वो है एक और दो दोनों, यानी सी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। व्याख्या है कि कृषि लागत एवं कीमत आयोग CACP इसको कहते हैं की स्थापना सन 1965 में की गई, परंतु इसका नाम सन 1985 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग किया गया। यह आयोग बाजार मूल्यों की एवं कृषि लागत को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन के न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य एवं आवंटन मूल्य का निर्धारण करने के लिए सरकार को सलाह देती है। परंतु अंतिम निर्णय जो होता है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय, आर्थिक निर्णय कहाँ किया जाएगा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वर्तमान में आयोग द्वारा 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति किया गया है, जिनमें खरीफ की कितनी है 14 और रबी की कितनी टोटल 6 और नकदी 2 फसलें हैं। तो 14 6 आपकी 20 और 2 22 टोटल फसलें आपकी हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में स्थान क्या है? भारत का कृषि निर्यात में स्थान, तो इस समय जो वर्तमान में कृषि निर्यात में स्थान भारत का 13वां है। व्याख्या है, वर्तमान में भारत कृषि निर्यात में 13वें स्थान पर स्थित है। भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक, परंतु कृषि निर्यात में काफ़ी पीछे है। भारत का सर्वाधिक कृषि निर्यात जो क्या क्या होता है, चावल, समुद्री उत्पाद, चीनी तथा मसालों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको नहीं है बताना है। ओलेरिकल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि को कहते हैं। विटीकल्चर व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन। मेरिकल्चर घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन। और डी है
ऑर्बोरी कल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। तो कौन सा इसमें से सही आपको बताना है, कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो जो सही नहीं है, देखिए पहला सही है, ओलेरीकल्चर में सब्जियों की व्यापारिक कृषि की जाती है। विटीकल्चर भी अंगूर उत्पादन का है, और आर्बोरीकल्चर वृक्षों झाड़ियों की कृषि। जबकि मेरीकल्चर ये गलत दिया हुआ है। इसमें जो सही होगा, व्याख्या देखते देखिए, मेरीकल्चर में व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को कहा जाता है। जबकि सवारी एवं यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़ों एवं खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालने संबंधी कृषि का अध्ययन जो होता है वो होता है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अन्य विकल्प हमारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है वो तांबा की कमी से। आपको असत्य पहचानना है। बी ऑप्शन में, धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से। सी है, पौधों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जिम्मेदार है। डी है, क्लोरोफिल में मुख्य तत्व जो होता है वो होता है मैग्नीज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन हमारा गलत है। तो हमारा जो कथन गलत है वो है क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीज होता है। नहीं, मैग्नीज नहीं होता है आपका। देखिए हम लोग व्याख्या देखते हैं कि पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य तत्व मैग्नीशियम होता है, ना कि मैग्नीज। मैग्नीशियम ऊर्जा स्थानांतरण के लिए भी जिम्मेदार होता है, जबकि मैग्नीज एंजाइम की सक्रियता एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। मैग्नीज की कमी से मटर में मार्श रोग, चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग, शलजम में वाटर कोर रोग इत्यादि रोग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से ऊन उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध बकरी प्रजाति आपको बतानी है। जो ऊन में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बकरी है ऊन उत्पादन में, वो कौन सी है? वो हमारी है अंगोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गैर निष्पादक परिसंपत्तियां किसे कहा जाता है? एनपीए। पहला है, 60 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज, या 90 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज। फिर सी है, 180 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज। और डी है, 360 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज। तो जो एनपीए कहा जाता है वो कहा जाता है जो 90 दिन से अधिक दिनों से बकाया मूलधन और ब्याज होता है। ये बी ऑप्शन आपका राइट है। व्याख्या देखते हैं कि एनपीए उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित भुगतान बकाया होता है। अधिकतर मामलों में ऋण को गैर निष्पादित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए ना किया गया हो। नोट, देश में सबसे अधिक एनपीए जो है देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक का है। सबसे बड़ा बैंक जो है स्टेट बैंक का है। इसके पास देश के कुल एनपीए का 24.39% अर्थात 2.01 ट्रिलियन हिस्सा है। इसके बाद जो है वो पंजाब नेशनल बैंक का नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, EASE सुधार एजेंडा किस वित्तीय संस्था में सुधार हेतु लागू किया गया था? ये EASE सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में, निजी वाणिज्यिक बैंक में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। तो ये किया गया था आपका EASE सुधार एजेंडा सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकें हैं उसके लिए। आइए व्याख्या देखते हैं कि वर्ष 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा की और EASE 4.0 या एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है 61, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये हमारी प्रारंभ की गई थी 2014 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए लागू की गई है? तो ये की गई है 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए, यह योजना वित्तीय समावेश पर एक राष्ट्रीय मिशन है। जो बात की जा रही थी आपकी जनधन योजना की, ठीक है। ये कब शुरुआत हुई? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना नामक राष्ट्रीय मिशन शुभारंभ किया गया था। यह मिशन कितने 2 चरणों में लागू किया गया था। जो अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भारत सरकार द्वारा समर्थित क्या है? दुर्घटना बीमा योजना। इसका आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में किया था। इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक शामिल होने के हकदार हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ऋण
का कितने प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान करना अनिवार्य है। जो कॉमर्शियल हैं हमारी बैंक हैं, उनको कितना प्राथमिक क्षेत्रों को प्रदान करना अनिवार्य है, उनको एक्चुअली 40% जो है अपना वो उनको प्रदान करना अनिवार्य है ऋण के रूप में। कहने का मतलब वो सिर्फ बिजनेस वर्ग को नहीं दे सकते, वो प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं उनको देना अनिवार्य होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा कि विभेदीकरण बैंकिंग प्रणाली का विचार किस समिति द्वारा दिया गया। विभेदीकरण, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम, ये दिया गया था नचिकेत मोर समिति जो थी उसके द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए व्याख्या पे ध्यान देते हैं कि विभेदित बैंक विशिष्ट बैंकिंग सेवाएं और उत्पादन प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त बैंकिंग संस्थान है। एक विभेदित लाइसेंस एक बैंक को केवल चुनिंदा क्षेत्रों में उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति देगा। इसकी सिफारिश जो किया था वो नचिकेत मोर समिति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना इसमें सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। पहला है नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। दूसरा है रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में कमी लाती है। रिवर्स रेपो रेट में RRR जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट RRR में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। या डी है बैंक दर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। कौन सा हमारा इसमें सत्य नहीं है या असत्य है? जो असत्य है वो है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है, नहीं कमी लाती है। ये व्याख्या है, रिवर्स रेपो रेट में कमी को विस्तारवादी मौद्रिक नीति कदम माना जाता है। यह तरलता को प्रेरित करता है यानी बाजार में पैसे की आपूर्ति बढ़ाता है, जबकि प्रश्न के विकल्प में रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि लिखा हुआ है, इसलिए यह कथन गलत होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, प्रमोटर बैंक की या निजी बैंक की? तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो होती है RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की ही होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर या वित्त सचिव। तो जो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, आगे है वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? FII ये जारी किया जाता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। वित्तीय समावेशन सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फिएट मनी का उदाहरण है? फिएट, तो फिएट मनी का उदाहरण होता है करेंसी नोट। इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए, वित्त की दुनिया में फिएट मनी सरकार द्वारा जारी एक मुद्रा है। इसका अपना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसका मूल्य सरकारी नियमों से लिया गया है। इसको सरल भाषा में समझिए, मान लेते हैं कि 500 का नोट है जिसका वास्तविक मूल्य 500 नहीं है, लेकिन भारत सरकार द्वारा धारक को वचन देने पर उसका मूल्य 500 हो जाता है, क्योंकि उसका मूल्य सरकारी नियमों से लिया गया है। ठीक है। तो फिएट मनी क्या होती है? एक मुद्रा होती है जिसका उसका मूल्य खुद का उतना होता नहीं है जितना कहा जाता है, लेकिन सरकारी नियमों से ले लिया जाता है तो उतना माना जाता है, वचन दे दिया जाता है धारक को उतना मानने का। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? आपको बताना है कौन सी विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अर्धवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। इनमें से देखिए जो वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट है आपकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। देखिए व्याख्या की, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो IMF द्वारा जारी की जाती है, जबकि विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अर्धवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ये सब किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भुगतान संतुलन के चालू खाते में निर्यात की कौन सी मदें सम्मिलित की जाती हैं? बीमा के प्रीमियम का भुगतान, प्रवासियों द्वारा प्रेषित भुगतान, व्यापारिक ऋणों का भुगतान, या सभी आपको बताना है। तो ये उपयुक्त सभी ही जो हैं वो सब आपके चालू खाते में निर्यात की मदों में आते हैं, भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत ही आते हैं।
व्याख्या पे ध्यान दीजिए। भुगतान संतुलन के चालू खाते में दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात कीमतों को सम्मिलित किया जाता है। चालू खाते में, भुगतान संतुलन के चालू खाते में दृश्य जो वस्तुएं दिखाई देती, अदृश्य में सेवा संबंधित चीजें आ जाती हैं, कीमतों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें वस्तुओं की परिवहन लागत, बीमा के प्रीमियम भुगतान, अनुदान, प्रवासियों द्वारा प्रेषित धनराशि, व्यापारिक ऋणों का भुगतान आदि इन मदों का अर्थव्यवस्था के आय, उत्पादन व रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला हमारा कि भारत में रुपए को चालू खाते में विदेशी मुद्रा से पूर्णतः परिवर्तनीय कब बनाया गया, कब पूरी तरह परिवर्तनीय बनाया गया? तो ये जो पूरी तरह बनाया गया 1994 में। अगला है भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित है? पहला, तो ये जो पहला करा गया था कांडला में। व्याख्या देखते चालू खाता की, जो अभी हमने देखा कि रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 1994 को रुपए को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की प्रक्रिया में मुद्रा का परिवर्तन होना आवश्यक है। मुद्रा को परिवर्तनीयता का अभिप्राय जो होता है, निर्यात एवं अन्य वैधानिक माध्यमों से अर्जित विदेशी मुद्रा को सरकारी या बाजार विनिमय दर पर स्वदेशी मुद्रा में बदलना। भारत में पूंजी खाते में केवल आंशिक परिवर्तनीयता लागू है। नेक्स्ट पर हमारा प्रश्न था कि पहला निर्यात संस्करण, जो भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य देश से निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना था ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आहरण अधिकार स्पेशल आपका जो SDR का संबंध किससे पूछा जा रहा है? तो ये जो होता है हमारा, देखिए संयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। व्याख्या देख लेते हैं कि SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है। इसे IMF ने 1970 में मुद्रा के रूप में अपनाया था। यह एक कृत्रिम मुद्रा है। इसका मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में बास्केट ऑफ करेंसी में 5 मुद्रे शामिल हैं, जैसे जिसमें अमेरिकी डॉलर, 5 मुद्रा होना चाहिए था, यूरो, चीन की रेनमिनबी जो होते, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो है। और IMF ने सदस्य देशों को SDR का आवंटन उनके द्वारा रखे गए रिजर्व ट्रेंच के आधार पर किया है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का अवमूल्यन, मतलब डी एवल्यूशन जो होता है, क्या होता है मुद्रा का अवमूल्यन? विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा देना, या B है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ा देना, मुद्रा का अधिक मात्रा में छापना, या 4 है IMF के पास अधिक रिजर्व ट्रेंच रखना। तो जो सही इसमें है हमारा कि इसका ऑप्शन जो विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जो घरेलू मुद्रा का मूल्य जो गिर जाता है उसी को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। नेक्स्ट है विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत किस वर्ष तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया हमारा वो रखा गया 2030 का। अगला है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में शीर्ष निवेशकर्ता देश कौन सा बना है? मतलब किसने सबसे ज़्यादा FDI भारत में निवेश किया है FDI में? तो वो सबसे ज़्यादा जो किया है वो किया हुआ है सिंगापुर ने। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के तहत 2022 में विदेशों से भेजे जाने वाले धन में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करता जिसने सबसे ज़्यादा प्राप्त किया वो देश कौन सा है? उसमें भी हमारा भारत ही टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन सहायता कौन सी संस्था देती है? भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन सहायता है, ध्यान रखिएगा अल्पकालीन सहायता। तो ये जो देती है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ही देती है अल्पकालीन सहायता। व्याख्या देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। और IMF का गठन कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है।
भारत इसकी स्थापना से इसका सदस्य देश है। तो आपको इसमें कौन सा कथन सत्य है, ये बात आपको इसमें बतानी है। तो देखिए ये तो एकदम सही है, लेकिन ये गलत है, सदस्य देश नहीं है, केवल ए ऑप्शन हमारा सही है। इसका व्याख्या देखिए, संघाई सहयोग संगठन का गठन जो हुआ था 1996 में संघाई 5 के रूप में किया गया था। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले चीन, ये दोबारा देखिए लिख दिया गया, वर्ष 2001 में संगठन में 2001 में देखिए उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। उससे पहले 5 थे आपके शामिल, कौन कौन, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और रूस और तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान 2001 में शामिल हुआ है। ये शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदल कर क्या एससीओ कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए। इसके सदस्य जो बन गए, वर्तमान में सदस्य कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ईरान 2023 में एससीओ का सदस्य जो है वो बनने के लिए तैयार है, इवन बन गया है। ठीक है, तो 5 ऑलरेडी थे, फिर एक उज्बेकिस्तान 2001 में, फिर 2 भारत और पाकिस्तान, और अब ये 9वां बना है हमारा ईरान। टोटल सदस्य इस समय कितने हैं? टोटल 9 सदस्य हैं एससीओ में। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी कौन करता है? हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ये जो निगरानी विश्व व्यापार संगठन करता है। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी आपकी 1985 में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना साउथ एसोसिएशन जो है, साउथ एसोसिएशन वाला, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ आपका रीजनल का, इसकी स्थापना हुई थी ढाका शिखर सम्मेलन के निर्णय अनुसार 1985 में हुई थी। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान है। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? मुख्यालय संगठन दिएगा और मुख्यालय, तो आसियान का मुख्यालय हमारा पड़ता है, आसियान का मुख्यालय हमारा है। पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे से सुमेलित नहीं करना, कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना। देखिए आसियान का जकार्ता है, बिम्स्टेक का हमारा है आपका, बिम्स्टेक का ढाका है, ये बिम्स्टेक का ढाका सही है आपका। अंकटाड जेनेवा है, जबकि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का बीजिंग नहीं है हमारा, ये गलत है। ठीक है, ये संघाई है, ये सॉरी संघाई नहीं, ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो फिलीपींस मनीला है, यहाँ पे मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, आपको बतानी है कौन सा सही है इसमें। ठीक है, सत्य कथन इसमें देखिए बताना। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, ये सही है बात आपकी। अगला है, हाल ही में इसका जो 2023 का सम्मेलन जो हुआ था भारत में हुआ था, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारा पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी की कृषि के क्षेत्र में प्रधानता है? तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है या छुपी हुई, इसी को कहते हैं छुपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये इसकी प्रधानता है कृषि क्षेत्र में। अगला है, बाजार की दशाओं, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार का उत्पन्न जो है वो परिवर्तन जो है वो उत्पन्न होता है? बाजार की दशाओं, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण। तो कौन सा परिवर्तन उत्पन्न होता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी? तो देखिए ये घर्षणात्मक जो बेरोजगारी है वो उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी होती है आपकी? तेजी और मंदी, अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के कारण आपको बताना है, तो होती है हमारी चक्रीय बेरोजगारी। अगली देखिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल होती है, विकासशील जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। अगला है, विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण मांग या व्यय का अभाव होता है
और इसमें आपको सही कथन बताना है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। और विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण मांग या व्यय का भाव होता है, ये भी सही है। तो हमारे ये दोनों कथन सत्य हैं। ए ऑप्शन में हमारा आ रहा है, दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया। कैसे परिभाषित, मतलब क्या परिभाषा दी गई है भारत में गरीबी की? परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्त से, लोगों के जीवन स्तर से, या परिवार में सदस्य के आधार पर। तो जो हमारे यहाँ परिभाषा दी गई है वो गरीबी की, वो है कैलोरी प्राप्ति से, कि कितना एक कैलोरी मिलती है तो गरीबी रेखा से ऊपर है, इतनी मिलती है तो इससे नीचे हैं। व्याख्या देखते हैं कि भारत में गरीबी को कैलोरी प्राप्ति के आधार पर परिभाषित किया गया है। नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400, जबकि शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी पोषण प्राप्त न कर सकने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे अर्थात गरीब माना जाएगा। अगला है, जब विकास दर ऊंची होती है शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती है। जब विकास दर ऊंची होती है शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, और दोनों ये कथन, कारण जो है कथन की सही व्याख्या बिल्कुल कर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो हमारा है कि निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती? किससे नहीं की जा सकती? ग्रामीण विकास से, कृषकों के पर्याप्त साख से, राष्ट्रीय आय की ऊंची दर, या कृषि विकास से। तो किससे नहीं की जा सकती है आपको ये बताना, समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा। तो जो राष्ट्रीय आय की अगर ऊंची दर है तो इससे समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं करी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? लिंग असमानता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, या बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय एक्सचेंज स्टॉक की स्थापना की गई थी? आपको बताना है कौन सी समिति की सिफारिश पर ये करा गया। तो करा गया था ये फेरवानी समिति की सिफारिश पे। अगला देख लेते हैं कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में संवेदी शेयर सूचकांक की संख्या है। हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा, तो संवेदी शेयर सूचकांकों की संख्या कितनी है? 30 है। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि शेयर बाजार में चलने वाले कारोबार को नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो वो किया जाता है सेबी द्वारा। व्याख्या देखते हैं कि शेयर बाजार की कार्रवाइयों को सेबी द्वारा नियंत्रित या और विनियमित किया जाता है। सेबी को 1992 में वैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में इरेडा IRDA निम्नलिखित में से किस कार्य को विनियमित करता है? तो इरेडा जो है मुख्यतः हमारा बीमा व्यवसाय जो होता है उसको विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलप बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए। लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए। अगला है हमारा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन जो है वो स्थापित की गई है? माइक्रो वाला जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की सहायता के लिए किया गया है वो आपका किया गया है उद्यमी हेल्पलाइन नंबर। और 100वां प्रश्न हमारा है कि भारतीय यूनियन ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। UTI जो है उसको लोगों की बचत को एकत्र करना, या अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, C धन को संवर्धित करके औद्योगिक विकास को संवर्धित करना, या D आपका सभी। तो ये चारों ही उद्देश्य हैं UTI के आपके। ठीक है, इसके साथ ही आज का हमारा जो ये वीडियो है यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग जो बचे हुए 40 क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एक विनम्र निवेदन है आपसे कि अगर आपको मेरा प्रयास जरा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अगर कोई क्वेरी हो, साथ ही साथ शेयर और लाइक अवश्य करिएगा। नमस्कार।